क्लास 7th हम आज पढ़ेंगे सिंपल इक्वेशन। आज का जो नया पार्ट है चैप्टर नंबर 4 वो है सिंपल इक्वेशन यानी कि साधारण समीकरण या सरल समीकरण। तो इससे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया था मीन, मोड और मीडियन एक्सरसाइज 3.2 को मैंने आपको फिनिश करवाया था। एक्सरसाइज 3.2 के बाद है यूज़ ऑफ बार ग्राफ्स विद ए डिफरेंट पर्पस। आपको यहाँ पर बार ग्राफ के बारे में पढ़ना था, लेकिन चूंकि समय की कमी है और कोर्स अभी काफ़ी ज़्यादा है तो मैं आपको फिलहाल के लिए बार ग्राफ वाला टॉपिक छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे इस बार ग्राफ वाली एक्सरसाइज 3.3 को आप वैसे क्लास 6 की भांति खुद कर सकते हैं इसको, लेकिन बाद में अगर समय मिलेगा तो मैं इसको समझा दूंगा। तो चूँकि टाइम कम है और ये अगला चैप्टर नंबर 4 है सिंपल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीजगणित का। अलजेब्रा आपने क्लास 6 में पढ़ी हुई है। अलजेब्रा के बारे में आपने अलजेब्रा में क्लास 6 में जो सिंपल इक्वेशन वहाँ भी पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर से मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझा रहा हूँ रिवीजन के लिए। तो हम आज पढ़ेंगे सिंपल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन है ये। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें और जानना है इसके बारे में। ये सिंपल इक्वेशन अलजेब्रा यानी कि बीजगणित का एक पार्ट है, और बीजगणित का पार्ट आपने इसके पहले क्लास 6 में पढ़ा हुआ है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, बीजीय राशियों का प्रयोग करते हैं। यानी कि आपने सुना होगा, जैसे मैंने आपको ये कहा था क्लास 6 में, आपको 6 में किसी ने पढ़ाया होगा कि यहाँ पे मैंने आपको कहा कि मेरे पास माना कि जो है 6 रुपये हैं। हम ये कहते हैं मेरे पास 6 रुपये हैं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे पास 6 रुपये हैं और 6 रुपये में से मैंने आपको 2 रुपये दे दिए हैं। तो हम क्या कहते हैं कि मेरे पास 6 रुपीज़ हैं, 6 रुपीज़ में से मैंने आपको क्या करा 2 रुपये आपको क्या दे दिया है। तो कितना बचता है मेरे पास 4 रुपये बचता है, 4 रुपये बचता है। तो मेरे पास 6 रुपये थे, मैंने 2 रुपये किसी और को दे दिए, अब क्या बचे 4 रुपये बचे। वैसे मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास जो है क्या 10 पेन हैं, मान लो मेरे पास क्या 10 पेन हैं और मैंने मार्केट से जो है 4 पेन और बाई कर लिए हैं, यानी कि 4 पेन और खरीद लिए हैं। कितनी पेन हो गई मेरे पास? पूरी 14 पेन। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि मेरे पास 10 पेन हैं, मैंने 4 पेन और खरीद ली, कितनी हो गई मेरे पास? 14 पेन हो गई। अब माना कि मैंने कहा कि मेरे पास कुछ रुपये हैं, अब मेरे पास कुछ रुपये हैं, अब कुछ कितना है, ये तो खाली बॉक्स है। कुछ रुपये हैं मीन्स मुझे नहीं पता कि मेरे पास रुपये कितने हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि मेरे पास कुछ रुपये हैं। उस कुछ रुपयों में से मैंने जो है 10 रुपये किसी को दे दिए हैं, अपने मित्र को दे दिए हैं। मेरे पास कुछ रुपये थे, उन कुछ रुपयों में से मैंने 10 रुपये अपने दोस्त को दे दिए हैं, और अब मेरे पास जो है बचे हुए हैं कितने रुपये? 4 रुपये। कुछ रुपयों में से मैंने 10 रुपये अपने दोस्त को दे दिए, अब कितने बचे हुए हैं? यहाँ पे 4 रुपये बचे हुए हैं। मेरे पास कुछ रुपये कितने हैं? तो यहाँ पर कुछ रुपये कितने हैं इसका जवाब ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, बीजगणित का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर बीजगणित में ये मानते हैं कि माना मेरे पास जो है x रुपये हैं, तो हम जब बीजगणित में किसी अज्ञात राशि को, किसी अननोन यूनिट को जो है ढूंढने के लिए हम प्रयोग करते हैं, जब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उस अननोन यूनिट को जो है या उस अज्ञात राशि को हम क्या मानते हैं? x मानते हैं या y मानते हैं या z मानते हैं या कोई अन्य बीज राशियाँ मानते हैं। तो जब पर हम इन बीज राशियों का प्रयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं क्या? बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। तो मैंने फिर आपको जैसे ये कहा है कि मेरे पास जो है क्या 15 किताबें हैं। मान लीजिए मेरे पास 15 किताबें हैं, इनमें से कुछ किताबें मैंने यहाँ पर मैंने फिर कुछ बना दिया, इनमें से मैंने कुछ किताबें क्या कर दी हैं, इनमें से मैंने कुछ किताबें किसको दे दी हैं? कम कर दी हैं। मैंने कुछ किताबें अपने मित्र को दे दी हैं। अब मेरे पास जो है कितनी किताबें हैं? 13 किताबें हैं। 15 में से कुछ किताबें मैंने अपने मित्र को दे दी हैं। अब मेरे पास कितनी किताबें हैं? 13 किताबें हैं। तो कुछ कितनी दी मैंने मित्र को, अब कुछ मैंने कितनी भी दी। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि 15 में से मैंने x या y मैंने मित्र को दे दी हैं। तो मैंने 15 में से कुछ किताबें मित्र को दे दी हैं। अब बची मेरे पास कितनी किताबें? 13 किताबें बची हुई हैं। तो कुछ में से कितना है, हम कुछ को क्या करते हैं? y मान लेते हैं। कहीं पर x मानते हैं, कहीं पर y मानते हैं, कहीं पर z मानते हैं, कहीं पर a, कहीं पर b, कहीं पर c। तो इन्हें बोलते हैं क्या? बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में ही आते हैं सिंपल इक्वेशन। ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपने क्लास 6 में पढ़ी हुई हैं, तो इन्हें बोलते हैं कि बीजगणित। आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में 15 ऋण y बराबर 13, ये समीकरण बन गया, एक इक्वेशन है। देखिए इस सिंपल इक्वेशन क्या बन गया? 15 - y = 13, x - 10 = 4। क्या मैंने आपको कहा कि जो है क्या y धन 6 बराबर क्या 15, y + 6 = 15। मैंने आपको कहा कि जो है क्या 3z बराबर क्या 12, 3z = क्या 12। तो इन्हें बोलते हैं क्या? सिंपल इक्वेशन। क्यों सिंपल इक्वेशन उन्हें बोलते हैं जिनमें चर और अचर, ध्यान ही रहे, जिसमें यहाँ लिखा हो मेरा x - 10 = 4। x क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चर राशियाँ, वेरिएबल्स, और 10 को बोलते हैं कि अचर राशियाँ यानी कांस्टेंट। चूँकि x एक चर राशि है, 10 एक अचर राशि है, तो चर और अचर से बने हुए समीकरणों को हम क्या कहते हैं? बीजगणित के समीकरण कहते हैं, सिंपल इक्वेशन कहते हैं। इन्हें हम बताएं समीकरण। 15 - y = 13, 15 क्या है? अचर राशि, y क्या है? चर राशि, 15 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, और y क्या है? वेरिएबल्स। तो जहाँ पर जो है चर अचर मिल जाते हैं तो बनता है इक्वेशन।
तो बनता है क्या, समीकरण बन जाता है। यानी कि चर और अचरों के बीच कोई ऑपरेशन होने से जो परिणाम निकलता है उन्हें बोलते हैं क्या, सिंपल इक्वेशन। देखिए y + 6 = 15, y क्या है, चर, 6 क्या है अचर, 15 क्या है अचर। तो आपने ये भी पढ़ा होगा 6 में कि चर किन्हें बोलते हैं, जैसे x है, y है, z है, a है, b है, c है, इन्हें बोलते हैं चर राशियाँ। जबकि जो गणित के अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 जो भी अंक लिखे हुए उन्हें बोलते हैं अचर राशियाँ। मीन्स वेरिएबल्स किन्हें बोलते हैं, जो वेरिएबल्स किन्हें बोलते हैं जो बीजीय राशियाँ होती हैं। हम उन्हें वेरिएबल्स या चर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उनकी मान बदलते रहते हैं। मीन्स मैंने आपको क्या कहा, y धन 6 / 15, मैंने आपको कहा कि मेरे पास y रुपये हैं, मान लीजिए मेरे पास y रुपये हैं, तो y का मान कितना है, तो y का मान कुछ भी हो सकता है। y का मान हो सकता है कि मेरे पास 1 रुपया हो, y रुपये मीन्स मेरे पास 1 रुपया हो, या 2 रुपये हो, या 5 रुपये हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, या 10 लाख हो। y का मान कुछ भी हो सकता है। तो y का मान हर प्रश्न में बदलता रहता है, उन्हें बोलते हैं क्या, चर राशियाँ या वेरिएबल्स राशियाँ, वेरिएबल्स। लेकिन जो अचर राशियाँ जो 15 है, मैं कहूँगा मेरे पास 15 रुपये हैं, तो 15 में कितना होता है, 15 होता है। हमें पता है कि 15 की वैल्यू कितनी होती है, हम ये जानते हैं कि 15 कितना होता है, या 20 कितना होता है, या 100 कितना होता है, हम इस वैल्यू को जानते हैं। इसलिए वो क्या है, अचर राशियाँ हैं, अब वो कभी बदलती नहीं है। जबकि चर राशियाँ उन्हें बोलते हैं जो अपने मान को बदलता रहता है, जिसकी वैल्यू क्या बदलती रहती है। जैसे x है कि मैंने आज जो है, मैं आज बाजार से x पेन लाया, मैं बाजार से x पेन खरीद के लाया, तो x पेन कितनी हो गई, पता नहीं x की वैल्यू कितनी है, क्या पता x की वैल्यू 1 हो, या 100 हो, या 1000 हो। तो x की वैल्यू एक निश्चित नहीं है, इसलिए x भी क्या है, वहाँ पे चर राशि है, यानी कि वेरिएबल्स है। तो आप समझ होंगे चर और चरों के संयोग से जो बनता है उन्हें बोलते हैं क्या, सिंपल इक्वेशंस। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जानना चाहेंगे यहाँ पे सिंपल इक्वेशन में किसी चर की या किसी वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी होती है। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है, और वो क्वेश्चन है कि x + 6 = 10। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है x धन 6 = 10, और यहाँ मेरा लिखा हुआ ब्रैकेट्स के अंदर कि x की वैल्यू 2 है। मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि जो x की वैल्यू 2 दे रखी है मैंने, जो कोष्ठक में जो मान दिए गए हैं, क्या वो मान इसको समीकरण को संतुष्ट करते हैं। चेक whether the given value in the brackets is a solution to the given equation or not। मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्रैकेट्स में दिए गए x की जो वैल्यू है या चर की जो वैल्यू है, ब्रैकेट्स में दिए गए जो है जो वैल्यू दे रखी है, क्या वो वैल्यू इस इक्वेशन को वेरीफाई करती है या संतुष्ट करती है, या कोष्ठक में दिए गए मान, इस ब्रैकेट्स में दिए गए मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं कि नहीं है, संतुष्ट करते हैं या नहीं है। संतुष्ट करने का मतलब ये हुआ, यहाँ लिखा हुआ x + 6 = 10, क्या ये x + 6 की जो वैल्यू है क्या बराबर है 10 के, क्या इक्वल है 10 के, यानी कि x धन 6 10 के बराबर है कि नहीं है। कौन सा मान, x = 2। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं और किताब में भी इस प्रकार प्रश्न लिखे हुए हैं। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। यहाँ पर प्रश्न ये है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशंस और नॉट, कि कोष्ठक में दिए गए मान, ब्रैकेट्स में दिए गए मान इस इक्वेशंस को संतुष्ट करते हैं या नहीं, इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं। और आपको फिर समझा रहा हूँ कि x का मान जो 2 दे रखा है, इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम x का मान 2 रखते हैं तो क्या इक्वेशन सॉल्व हो पा रहा है, मीन्स क्या इक्वेशन इसको संतुष्ट कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर x कितना है, 2। तो इस इक्वेशन में जहाँ पर x है वहाँ कितना रखिए, आप 2 रखिए। यहाँ हमने लिखा 2 धन 6 = 10। आप समझ गए होंगे जहाँ पर x वहाँ कितना रखा, 2, क्योंकि ब्रैकेट्स में जो वैल्यू दे रखी है वो x = 2 दे रखी है। x का मान 2 रखिए, वो कहना चाह रहा है आपसे कि x का मान 2 रखिए, x का मान 2 इस इक्वेशन में रखिए और बताइए कि x = 2 इस इक्वेशन को वेरीफाई या संतुष्ट कर रहा है या नहीं। तो हमने क्या किया, जहाँ पर x वहाँ क्या रख दिया, 2 रख दिया। और देखिए 6 2 8 = 10, और हम जानते हैं कि 6 2 जोड़ के 8 आता है, 8 = 10 के नहीं है, ये मैंने काट दिया क्योंकि 8 और 10 बराबर है ही नहीं। और जब इस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं और लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं आते हैं, ये दोनों बराबर नहीं आते हैं, तो हम ये कहते हैं कि x = 2 इस इक्वेशन को संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसलिए x = 2 इज ए सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। इसलिए x = 2 इक्वेशन का क्या एक हल है, यानी कि सॉल्यूशन है। मीन्स वो कहना चाह रहा है, आपको फिर समझिए कि x = 2 है, क्या इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है, क्या इसका एक हल है, इसका आंसर है। तो हमने जब इस इक्वेशन में x का मान 2 रखा हुआ है तो हम देखते हैं यदि बायां और दायां पक्ष बराबर आ गए तो हम तो कहेंगे कि यस x = 2 इज ए सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। यहाँ पर नहीं है तो हम ये कहेंगे नहीं है इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y - 5 = 3, y = 8। मतलब ब्रैकेट्स में दिया गया है कि y की वैल्यू कितनी है, 8 है, और y की वैल्यू अगर 8 है तो क्या ये y का मान 8 इस इक्वेशंस को संतुष्ट करता है
या हम ये कहें कि y बराबर 8 क्या इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, क्या इसका एक हल है। हम क्या करेंगे, यही प्रश्न की तरह हर प्रश्न में यही करेंगे, जहां पर y लिखा हुआ है इस इक्वेशन में वहां पर कितना रखेंगे, हम 8 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 8 ऋण 5 बराबर 3, इसके नीचे आ गया 8, y के नीचे आ गया 8, 8 ऋण 5 बराबर 3, 8 - 5 = 3, 8 से 5 घटाइए 3 = 3। और हम जानते हैं कि 3 और 3 क्या है, जब बराबर के बाएं में भी वो संख्या आए दाएं में वही संख्या है, मीन्स बराबर के बाएं दाएं में एक जैसी संख्या आए, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि वास्तव में y बराबर 8 इस इक्वेशन का क्या एक सॉल्यूशन है। यस, y = 8 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि y बराबर 8 सॉल्यूशन का एक हल है, क्योंकि यहाँ पर 3 बराबर 3, यहाँ क्या आए थे 8 और 10 आए थे, पर 8 और 10 बराबर है नहीं, या तो 8 बराबर 8 आए या 10 बराबर 10 आए, लेकिन दोनों पक्ष में क्या आए, बराबर आए। यहाँ ऐसा हुआ नहीं था, इसलिए नहीं था, ये इसका सॉल्यूशन नहीं था। x बराबर 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन, इज नॉट होता है, इसने ये आना था, इसने क्या नॉट, इज नॉट ए सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। यहाँ पर आ गए बराबर, इसलिए हम लिखेंगे सो x बराबर y = 8 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसलिए y = 8, सो y = 8 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो y बराबर 8 इस इक्वेशन का क्या एक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इक्वेशन है 3p + 4 = 11, और p कितना दे रखा है 3। अब यहाँ भी वही बात पता करना है कि p का दिया गया मान जो 3 है, यानी p बराबर 3 है, इस इक्वेशंस का एक हल है कि नहीं है, इस इक्वेशन को सॉल्व करता है कि नहीं करता है। देखिए हम यहाँ भी क्या करेंगे, जहाँ पर p लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, p क्या है, एक चर राशि है, एक वेरिएबल्स है, 3 4 11 ये क्या है, अचर राशि है, ये आप समझ गए होंगे। तो p का मान देखिए 3, p का मान 3 देखिए, 3 गुणा गई 3, ये 3 तो यहाँ 3 लिख दिया हमने, और 3 और p के बीच मल्टीप्लाई होता है, ये आप जानते हैं क्लास 6 में भी। 3p मीन्स 3 × p, 3 × p + 4 = 11, 3 × 3, क्योंकि p की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने ब्रैकेट्स में 3 दे रखी है, तो हमने p का मान 3 रख दिया है। और धन को आप धन लिखेंगे, गुणा को आप गुणा, धन को आप धन लिखेंगे, ऋण को आप ऋण लिखेंगे, परंतु यहाँ इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं लिखा हुआ है, उसको हम गुणा मानते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई मानते हैं। 3 3 जा 9 + 4 = 11, हमने इसको सॉल्व किया, 3 3 9 लिख दिया, धन 4 बराबर 11 और 9 4 13, जोड़िए इसको, 9 में 4 ऐड कीजिए, 13 = 13। क्या 13 11 बराबर है, नॉट, ये आपको उसका दीजिए कि 13 11 बराबर नहीं है, 13 इज नॉट इक्वल टू 11, 13 11 के बराबर नहीं है। तो चूंकि यहाँ पर भी फिर इसी प्रश्न नंबर 1 की तरह यहाँ दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रखे हैं, तो यानी कि जो p का मान जो 3 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो सो p = 3 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कि इसलिए p बराबर 3 एक सॉल्यूशन का एक हल नहीं है, सॉरी, इसलिए p बराबर 3 समीकरण का एक हल नहीं है। तो ये इसका आंसर आ गया। ओके, प्रश्न नंबर 4। अब इस प्रश्न को भी देखिए कि 10m - 5 = 35, कि 10m ऋण 5 बराबर क्या 35, क्या m बराबर 4 इसका इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है कि नहीं है। हमने फिर यहाँ की वहाँ की टर्म में क्या किया, यहाँ भी m का मान रख दिया 4, तो देखिए 10 गुणा गई 4, 10 × 4, क्योंकि m की वैल्यू कितनी है 4 है, 10 × 4 - 5 = कितना 35। अब देखिए 10 4 जा 40, 10 को 40, ऋण 5 को रहने दीजिए, बराबर क्या 35। फिर आगे देखिए 40 से 5 कम कीजिए, 35 = 35, और इस वाले में दाएं बराबर के बाएं भी 35 है, दाएं भी क्या 35 है, माना बराबर के दोनों पक्षों में समान संख्या है। तो यहाँ पर भी यही कहेंगे कि यह भी इक्वेशन, यह मान कौन सा मान, m बराबर 4, यानी कि m = 4 जो है वो भी क्या है, एक सॉल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का। तो सो m = 4 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सो m = 4 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब सिंपल इक्वेशन पार्ट से एक्सरसाइज 4.1 है, जो मैंने आपको समझाया वो ये चार्ट भी सेम हुई है, आपको इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रश्न नंबर 2 कर सकते हैं, जो मैंने आपको भी समझाया था, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशंस और नॉट, क्या ब्रैकेट्स में जो मान दे रखे हैं क्या वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। n धन 5 बराबर 19, क्वेश्चन में क्या है n बराबर 1 दे रखा है, तो n का मान अगर आप 1 रखते हैं तो वास्तव में यह n का मान जो 1 है वो इस इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन है कि नहीं है। हम यहाँ क्या करेंगे, जो प्रश्न मैंने भी आपको समझाया है इन प्रश्नों की बात करेंगे, इनको भी सेम हम उस मान को रखेंगे, यदि बायां दायां पक्ष बराबर आता है तो सॉल्यूशन है, और यदि बायां दायां पक्ष बराबर नहीं आता है तो सॉल्यूशन क्या नहीं है। तो आप प्रश्न नंबर 2 को भी सेम ऐसा ही कर सकते हैं।
अब मैं आपको प्रश्न नंबर 4 समझा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 4 भी क्या है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि दिए गए कथनों के लिए इक्वेशन लिखिए, दिए गए कथनों के लिए समीकरण लिखिए। मीन्स राइट इक्वेशन, समीकरण लिखिए फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिए गए कथनों के लिए, जब कथन दे रखे हैं उनके लिए इक्वेशन लिखिए। इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको कोई कथन दे रहा हूँ, मीन्स मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, आप उस कुछ कहे हुए से क्या बनाए, एक समीकरण बनाए। जिसमें मैंने आपको क्या कहा है, सिंपल सी बात है, 4 और 6 को जोड़िए, 4 और 6 को जोड़ के 6 आता है, कि 4 और 6 का 4 और 6 का योग 10 है, कि मैंने आपको ये कहा 4 और 6 का योग 10 है, मीन्स 4 और 6 को जोड़ के 10 आता है। मैंने आपको क्या कहा कि 4 द सम ऑफ 4 and 6 इज 10, 4 और 6 का योग 10 है। तो हम क्या लिखते हैं, 4 और 6 का योग क्या है, 10 है। तो जो मैंने आपको कथन कहा है, आपने इस एक इक्वेशन बना दिया है कि 4 और 6 का योग 10 है। मैंने आपको कहा द सम ऑफ 4 and 6 इज 10, द सम ऑफ 4 and 6 इज 10, 4 और 6 का जो सम है, योग है, वो 10 है। अब मैं क्या लिख दिया, इस कथन को आपने क्या लिखा, 4 + 6 इसको 10 लिख दिया। मैंने आपको कहा था 4 और 6 को जोड़ के 10 आता है, तो आपने 4 और 6 जोड़ दिया और 10 आया बराबर 10 कर दिया। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 8 से 2 घटा करके 6 आता है। अब नया कथन सुनिए, नया स्टेटमेंट है, 8 से 2 घटा करके 6 आता है। 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8 इज 6, कि 8 से 2 घटा करके 6 आता है। तो हमने क्या लिखा, 8 में से 2 घटा के, 8 से घटाएंगे 2, कितना आ रहा है, 6, तो हमने लिख दिया 6 आ रहा है। तो ऐसे ही मैं कथन बोल रहा हूँ आपसे, और आप क्या बनाएंगे, इनका इक्वेशन बनाएंगे। अब देखिए, जैसे ये है, कुछ एग्जाम्पल ये हैं, जैसे राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिए गए कथनों के लिए इक्वेशन लिखिए, दिए गए कथनों के लिए समीकरण लिखिए। अब कथन ये है, जिसमें आपको यहाँ पर कथन कहते हैं कि 4 और 6 का योग 10 है, 8 से 2 घटा के 6 आता है। वहाँ से कथन ये है, आप इक्वेशन अब बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, माना पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ नंबर्स x and 8 इज 12, द सम में योग है, ऑफ नंबर्स x and 8, x संख्याओं x और 8 का योग 12 है। द सम ऑफ नंबर्स x and 8, संख्याओं x और 8 का योग 12 है। तो हमें अब ये सुनना है, ये जानना है कि संख्याएं क्या है, x और 8, उनको जोड़ के आ रहा है 12, उनका योग 12 है। तो हम यहाँ लिखेंगे x धन 8 बराबर 12। बस इसका आंसर ये हो गया कि उसने जो कथन कहा था, जो उसने कहा है, हमने उसको क्या बना रखा है, इक्वेशन बना रखा है। जो उसने स्टेटमेंट कहा, हमने उसके कथन का क्या बनाया, एक समीकरण बना दिया। कि उसने कहा था x और 8 का योग 12 है, तो हमने क्या कर दिया, x और 8 को योग कर दिया, मीन्स ऐड कर दिया। योग मीन्स क्या होता है, सम मीन्स क्या होता है, ऐड करना। x और 8 का योग कितना है, 12 है। जो उसका योग आता है, या घटा के आता है, या गुणा करके आता है, हम उसको कहाँ रखते हैं, बराबर के राइट में, यानी कि दाएं में। तो x और 8 का योग 12 है, तो x धन 8 बराबर क्या, 12। अब जैसे नंबर दूसरा है, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 15, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 15, कि y से 5 को घटा के 15 आता है। y और 5 का अंतर 15 है, यानी कि 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 5 को घटा करके y से क्या आता है, 15 आ रहा है। तो y से 5 को घटा के 15 आता है। तो चूंकि y से 5 घटा के 15 आता है, तो हम क्या लिखेंगे, y से 5 सब्ट्रैक्ट करके, यानी घटा के, y से 5 घटा के कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, तो यानी कि 15। ध्यान रहे, अगर y से 5 घटा के आ रहा है तो y में 5 आएगा। अगर 5 से y घटाना पड़ रहा है तो 5 में y लिखेंगे। यहाँ पर खास तौर से माइनस में, ऐड में तो चल जाएगा, लेकिन खास तौर से सब्ट्रैक्शन में, यानी कि माइनस में क्या करेंगे, हम ये देखना पड़ता है कि y से घटा रहे 5 या 5 से घटा रहे y। तो यहाँ पर कथन क्या है, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 5 को घटाना है y से, इस 15, यानी कि 15 आता है। या y और 5 का अंतर 15 है, इसको अभी भी कह सकते हैं, y और 5 का जो अंतर है, यानी कि घटाना है, वो 15 है। तो y उन्होंने 5 बराबर 15, y से 5 घटा के 15 आता है, तो y उन्होंने 5 बराबर क्या, 15। तो इस कथन का ये क्या हो गया, इस स्टेटमेंट का ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अब नंबर तीसरा है, 5 टाइम्स m इज 50, 5 टाइम्स m इज 50, कि m का 5 गुना 50 है, m का 5 गुना, 5 टाइम्स बोलते हैं 5 गुना, यानी कि 5 बार, 5 बार मीन्स 5 गुना, और गुना मीन्स क्या होता है, गुणा करना। यहाँ पर आपको क्या करना है, m को गुणा करना है 5 से, 5 टाइम्स m को गुणा 5 से करना है, और तब कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, कि m का 50 गुना। ध्यान रहे, गुना हम गुणा को ही कहते हैं, यानी गुना क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 5 टाइम्स m का 5 गुना, यानी कि m को गुणा करना है किससे, 5 से। m को आप जब 5 से गुणा करेंगे कितना आ रहा है, बराबर क्या, 50।
तो m का 5 गुना 50, हम इसको ये भी कहते हैं 5m इक्वल टू 50। मैंने आपको समझाया था m और 5 के बीच गुणा का चिन्ह है, हम गुणा को लिखते नहीं, हम गुणा को लिखते लिखते हैं 5m। आपको धन को धन लिखना पड़ेगा, ऋण को ऋण लिखना पड़ेगा, लेकिन गुणा को हम इस तरह से लिखते हैं। m गुणा 5 हो तो 5m, और उल्टा 5 गुणा m तो भी 5m, तो 5m बराबर 50। m का 5 गुना 50 है, m का 5 गुना 5 टाइम्स m, m का 5 गुना क्या है 50 है, तो 5m इक्वल टू क्या हो गया 50 हो गया। नेक्स्ट है धन नंबर x डिवाइडेड बाई 9 गिव्स 7। धन नंबर x, संख्या x को डिवाइड बाई 9, मैं 9 से डिवाइडेड करना है, मीन्स भाग करना है, x को 9 से भाग करना है, गिव्स 7 हमको 7 दे रहा है वो, यानी कि 7 आ रहा है कि संख्या x को 9 से भाग करने पर हमको क्या मिलता है 7 मिलता है, या वो 7 दे रहा है हमको, ठीक है ना, कि x को 9 से भाग करने पर वो हमको 7 देता है, या हम ये कहेंगे सीधे कि x को 9 से भाग करके 7 आ रहा है। तो आप देखिए इसको, इस स्टेटमेंट को आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, x को 9 से भाग करके, x बटे 9, x डिवाइड बाई 9 को हो चाहे x अपॉन 9 को, क्योंकि बटे मीन्स क्या होता है भाग ही होता है, तो x को 9 से भाग करना है, x बटे 9 क्या मिल रहा है हमको 7 मिल रहा है, तुमने लिख दिया 7। x धन नंबर x डिवाइडेड बाई 9, x को डिवाइड करना है 9 के द्वारा, यानी 9 से, तो x बटे 9 क्या मिल रहा है हमको 7 मिल रहा है, तो बराबर 7 मिल गया हमको, तो x मैंने 9 का भाग कर दिया तो क्या मिल गया हमको 7 मिल गया। तो इस स्टेटमेंट का ये क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट है 1/4 ऑफ p इज 6। 1/4 मीन्स 1/4, 1/4 1/4, 2/4 2/4, 3/4 3/4, 1/5 1/5, 2/6 2/6। तो हम इस तरह से इसको भिन्न बनाते हैं। 1/4 मीन्स 1/4 किसका, p का। ऑफ मिस होता है, ऑफ मिस क्या होता है का मीन्स क्या होता है गुणा, ये आपने कई बार पढ़ रखा है कक्षा 5 में 6 में कि 1/4 ऑफ p, 1/4 ऑफ p, 1/4 ऑफ p, 1/4 ऑफ मिस गुणा, ऑफ मिस का मिस होता है गुणा, ऑफ p 1/4 p का 1/4 6 बराबर 6। इसका क्वेश्चन बन गया है कि p का 1/4 क्या है 6, 1/4 ऑफ p, p का 1/4, p का को हम गुणा कहते हैं हमेशा, p का 1/4 क्या है 6। हम इसको क्या कहेंगे, मैंने अभी आपको कहा था 1/4 p बराबर 6, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर भी कहा था कि हम मल्टीप्लाई को लिखते नहीं हैं, हम मल्टीप्लाई को हम छोड़ लेते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लाई होता है, ये नहीं कि छोड़ना है तो वो मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई को हम बीच में लिखते नहीं हैं। तो हम जैसे m गुणा 5 हमने क्या 5 हमने कहा था, यहाँ भी जो है 1/4 गुणा p को हम क्या लिखेंगे 1/4 p, इनके बीच मल्टीप्लाई ही माना जाता है, 1/4 p बराबर क्या 6। तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट है 10 टाइम्स z प्लस 3 गेट्स 73। फिर आ गया टाइम्स, 10 टाइम्स z, 10 का z का 10 गुना, 10 टाइम्स z का 10 गुना, यानी कि z को गुणा करना है 10 से, 10 टाइम्स z, 10 का z का 10 गुना प्लस 3 भी करना है आपको, गेट्स 73 बराबर क्या 73, कि z का 10 गुने में 3 जुड़ के 73 आता है। 10 टाइम्स z के 10 गुने में, 10 टाइम्स 10 गुना, गुना में क्या लगाता है गुणा लगाता है, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि z का 10 गुने में प्लस 3 भी करना है, प्लस 3 क्या है 73 है, तो z मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 इक्वल टू क्या 73, कि z के 10 गुने में 3 जुड़ के 73 आता है। और यहाँ पर फिर चूंकि गुणा रखा है तो हम उसको क्या लिखेंगे 10z, z गुणा 10 में 10z धन 3 बराबर क्या 73। तो इसका इस स्टेटमेंट का जो इक्वेशन है वो क्या 10z प्लस 3 इक्वल टू 73। तो इसी प्रकार से आप जो प्रश्न नंबर 4 में जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन स्टेटमेंट से क्या बनाते हैं, इनकी तरह इक्वेशन बना सकते हैं। तो आज आप क्या करेंगे, पार्ट लिखेंगे पर से सिंपल क्वेश्चन लिखने के बाद आप लिखेंगे एक्सरसाइज 4 पॉइंट लिखेंगे। एक्सरसाइज 4 पॉइंट में इस टेबल को आप यहीं पर भर सकते हैं अपने लिए। इस टेबल को यहीं पर भरने के बाद आप फिर कॉपी में क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को फिर कॉपी में करेंगे। ये आपका होमवर्क है। प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 को अभी इस पार्ट्स में से क्या करना है, फिर कॉपी में इसको हल करना है। अगले दिन हम आपको अगले टॉपिक के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।